बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद हम कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तरफ से छक्का लगाया गया और ये खेल के मैदान में नहीं है बल्कि बार की सियासत के अंदर तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त छक्का लगा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है। सदर और जो मरकजी ओहदे हैं वो जीत लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की बात करें तो वहां पर भी तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार हैं वो कामयाब करार पाए हैं। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मगर ये भी आपको बताएं कि जो हालिया अदालती तकर्रियां हैं वो तनाज़ात से भरपूर हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि जुडिशल कमीशन के एक रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे मामलात के ऊपर और ऐसी तकर्रियों के बाद अपना काम जारी नहीं रख सकता। उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा और भिजवा दिया है उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। ये इस्तीफा किस कदर असरात अपने छोड़ेगा इसके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान में रिवायती हरीफ भारत से शर्मनाक शिकस्त के ऊपर भी बात होगी। ये हमारा आज का प्रोग्राम मुकाबिल का सारा एजेंडा है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आमिर साहब, गो कि मैंने क्रिकेट की बात बिल्कुल आखिर पे की है लेकिन सवाल उसका सबसे पहले होगा। ऐसा लग रहा है आमिर साहब कि मतलब पाकिस्तान की जो टीम है वो खेल के मैदान में खेल तो रही है मगर जो मुकाबला है वो किसी सतह पे हमें नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से इतनी शर्मनाक शिकस्त का हमें मुंह देखना पड़ा है। जी, शर्मनाक भी शायद अब तो अंडर स्टेटमेंट है। बात यह है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ वैसे ही खुशियों की कमी है। एक नेशनल लेवल पे एक डिप्रेशन सा रहता है और एंटरटेनमेंट नहीं है, ना थिएटर है। तो क्रिकेट ही घूम फिर के वही उम्मीदें लगाई होती हैं जिसके अंदर हर आदमी इन्वॉल्व होता है। एक तो वहाँ बुरी शिकस्त होना, फिर भारत से होना, फिर इस बुरे तरीके से हारना कि मुकाबला ही ना करना। और इस तरह लगना कि जिस तरह बस कोई बच्चे खेल रहे हैं एक क्लब क्लास की क्रिकेट का। और फिर साथ में मुझे तो आग लग जाती है ये अभी भी जो है इस हार के बावजूद ये एक बड़ा कम ही हुआ है कि होस्ट कंट्री जो कि हम मेज़बान हैं वो पहली स्टेज से ही आउट हो जाए। ये बड़ा रेयरली होता है। उसके बावजूद मैं अभी देख रहा था ये इश्तिहार चल रहे हैं। मेरा ख्याल वो कंपनी जो कि इसके इस तरह की हार के बाद भी वो जो कैंपेन दी होती है, ज़ाहिर है पैसे दिए होते हैं तो इश्तिहार चल रहे हैं मगर लोग वो प्रोडक्ट शायद जो है ना ख़रीदना बंद कर दें। वो देख देख के और गुस्सा आता है। और मेरा ख्याल है कि ये इस पर भी कोई पाबंदी होनी चाहिए कि एक बहुत बड़े तबके का ख्याल है कि ये जो बहुत ज़्यादा ग्लैमर आ जाता है, हीरोइज्म जो आ जाता है, इनका ध्यान वो जो कंगी पाउडर वाले जो इश्तिहारात होते हैं उस ग्लैमर में ये फंस जाते हैं। पाबंदी होनी चाहिए कि सर्टन परफॉर्मेंस के बाद आप वो डिज़र्व करें वो हीरो वर्शिप, उसके बाद आपको इजाज़त होनी चाहिए कि आप जाके इस तरह की मॉडलिंग करें। तो ये शायद इससे दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्रिकेट से ज़्यादा ध्यान जो है ना वो अपनी शक्ल टीवी पे देखने की आदत पड़ जाती है। बहरहाल इसके अंदर जो है पूरे मुल्क के अंदर एक मायूसी, हम उसके अंदर सेकंड में उस पर ज़रूर बात करेंगे। पर तकलीफ दे बात यह है कि इतना हमारा जो ट्रायो है जी, शाहीन अफरीदी साहब का, हारिस रऊफ का, नसीम शाह का, इतना ज़्यादा सर के ऊपर इनको चढ़ाया हुआ था कि जी पता नहीं ये दुनिया के अंदर जो है वसीम अकरम और वक़ार यूनुस, इमरान खान, वो ट्रायो से कई दफ़ा मुकाबला। ये अब कोई 7वां 8वां चैम्पियनशिप है जिसके अंदर हम हार चुके हुए हैं। और इनकी परफॉर्मेंस जो है इतनी बुरी रही है, सबसे ज़्यादा मार इनको पड़ी है। और जो मैं ये देख रहा था कि जो रिकॉर्ड है कि ये जो फाइनल इंडिया के साथ जो मैच था इसके अंदर 147 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। यानी कि 25 ओवर्स ऐसे थे कि जिनके अंदर कोई रन नहीं बना। आधे ओवर्स में जब अब लड़ाई ना, आप हिम्मत ही ना करें, बल्ला ही ना उठाएं, दाएं बाएं बस फ्लिक करें, हिम्मत ही नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई किसी के अंदर लग ही नहीं रहा था कि कोई हल्का सा जज्बा है। इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वह 168 गेंदों पे टारगेट 321 था पर 168 गेंदों के ऊपर जो है डॉट बॉल था। और ये से भी लो रहे हैं। और ये इन्होंने अपना पहले 6 ओवरों के अंदर 28 डॉट बॉल खेलकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये दुनिया क्रिकेट किसी और तरह की बन गई हुई है। ये बिल्कुल अपनी तरह की, कोई पता नहीं किस ज़माने की क्रिकेट ये खेल रहे हैं। और मैं एग्री करता हूँ वसीम अकरम साहब ने, बाकी भी सब क्रिकेटर जो है वो हफीज़ का बहुत अच्छी तनकीद की गई है क्योंकि यहाँ डरा के रखा है। जो तनकीद
भी करता है उसको बिल्कुल कॉर्नर कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, उससे कोई मशवरा साजी के लिए बंद किया जाता है। एक दहशत का आलम दिया हुआ है कि आप क्रिकेट के ऊपर बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर भी डरते हैं लोग बात करते हुए, तनकीद करते हुए। पर मैं वसीम अकरम बिल्कुल जी अभी वो टाइम आ गया है कि इतने ज़्यादा मैचेस, इतनी चैंपियनशिप्स हार गई हैं कि सीनियर्स को इनको फ़र्क करें, इनको बाहर निकालें। होंगे बाबर आजम अपने ज़माने में नहीं परफॉर्म कर रहे तो ये सारे बाकी जो है क्रिकेट फुटबॉल बॉलर्स भी एंड क्रिकेटर्स भी जो है, बैटर्स भी जो है, इन सारों को बाहर बिठाएं, जो है नए को बिल्कुल वो करवाना चाहिए। 5 मैचों में सारे बॉलर्स ने मिलाकर 60 की एवरेज से 24 विकेटें ली हैं। ये 5 मैचों में सारे बॉलर्स को मिला के 60 की एवरेज से टोटल 24 विकेटें हैं। ये वसीम अकरम के स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ। और उनका जी इस साल 14 ममालिक की टीमें हैं जिनमें अमान और अमेरिका भी शामिल है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है दूसरे बदतरीन पे है, यानी 11वें नंबर पे 12 टीमों में अमेरिका और अमान जिस कैटेगरी में हैं, हम उनमें से भी जो है ना पीछे बुरी हमारी परफॉर्मेंस रही हुई है। हारना जीतना चलता है। हमें तो कहा था सर्जरी करनी है, हो गई है या अभी होनी है? सर्जरी वो हर दफा हारने पे सर्जरी होती है। और शर्म की बात यह है कि ऐसे मौक़ों पे तहजीब याफ्ता या ऑनरेबल क्रिकेटर जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं। ये एक नहीं 7वां 8वां चैम्पियनशिप चल रही है मगर कोई छोड़ता ही नहीं है, किसी को शर्म ही नहीं आती, कोई हेड्स रोल नहीं करते, कोई ना कोई पीसीबी की तरफ से, ना क्रिकेट टीम की तरफ से, ना सिलेक्शन कमेटी से कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता कि इसमें इसके अंदर हमारा भी कोई दखल है, कोई हमारे से भी गलतियां हुई हैं। हाँ। तो ये एक क्या कहा जाए, 2026 में वर्ल्ड कप भी आ रहा है, ये तो बड़ी परेशान कुल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, जो जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारी टीम गुजर रही है। तो ये वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म करेंगे? वर्ल्ड कप में किसी को कोई उम्मीद वो नहीं रह गई, क्योंकि बात यह है कि हार जीत पहले होती है, मगर जिस स्टाइल से आप हारते हैं कि लड़ते हुए नजर आए कि मैच हो रहा है, चलो जी जोर लगाया नहीं चल सके तो लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये यहाँ पे ये वसीम अकरम को ही मैं सुन रहा था, उनका मैंने आज तक ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग के 17वें ओवर के अंदर जो 10-15% पाकिस्तानी थे, वैसे ही वहाँ पे पाकिस्तानी कम थे, वो सब छोड़ के स्टेडियम जा चुके थे। मैच खत्म होने से पहले, मैच खत्म नहीं होने का जी 17वें ओवर 18वें ओवर के करीब बॉलिंग हाल देख के पाकिस्तान का उन्होंने जाना शुरू कर दिया था। उनका मैंने आज तक इस तरह की डिमोरलाइज जो है ना पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स नहीं देखे। तो एक नेशनल ग्लूम चल रहा है एंड राइटफुली सो कि हर बंदा भी, मैं आपने छेड़ दिया, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो बीच में मैच बोले है, क्या करें, हर कोई इस वक्त जो है कोई आपने सियासत पे या बाकी चीजों पे वो कर दिया। एक सवाल इसके ऊपर और भी ले लें आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है प्लेयर्स जब मैदान में उतरते हैं तो उनके ऊपर तनकीद भी होती है, तारीफ भी होती है, तो सारा मलबा सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर गिराना मुनासिब है या उन लोगों की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए जो ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बैठ के चीजों को फॉरवर्ड करते हैं और उसके ऊपर सिलेक्ट करते हैं? मैंने कहा ये सारा जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जाहिर है टीम की टीम भी है, फिर कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी आती है, कप्तान के बाद सिलेक्शन कमेटी पे आती है, सिलेक्शन कमेटी के बाद पीसी भी आती है, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी सीनियर हजरात जो हैं, हफीज हुआ, वसीम अकरम, ये सारे लोग कह रहे थे कि ये स्क्वाड ठीक नहीं है, इसके अंदर सुकम है, इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं वो ठीक नहीं है। और आखिरी दिन तक ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ तब्दीली की जाए, मगर वही कोई, मैंने कहा कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, इसलिए कोई नज़र आए कि किसी को एहसास है कि इससे क्या आम लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो मैं क्रिकेट के ऊपर बाद में बात हो जाएगी आमिर साहब, इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू भी होना बाकी है। अब आ जाते हैं हम जरा बार के मामलात के ऊपर, और खासतौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और जो अख्तर हुसैन साहब वाला मामला है, इसकी तरफ बढ़ते हैं पहले जी। ये जो है अख्तर हुसैन जो है, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर जो कि जुडिशल कमीशन अंदर लगाए गए थे, तो इन्होंने अपनी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया और उसके अंदर जो है उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक अंजाम देता रहा, वो करता रहूँगा, मगर उन्होंने कहा कि अदलिया में तकर्रियों के लिए सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया। पहले जजेस अक्सरियत से तकर्री करा लेते थे, अब हुकूमत अक्सरियत के बल पे जजेस की तकर्रियाँ
कर रही करवा रही है। है। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं, बल्कि बार का मुतफ़क़ा नुमाइंदा था, तो मैं एहतजाजन जो है मुस्तफ़ी हो रहा हूं कि मैंने तकर्रियों के खिलाफ इन हाउस भी जो है जुडिशल कमीशन में एतराज़ किया गया, मगर क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी थी, मैं उनको टीवी पे भी सुन रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ पे बिल्कुल अक्सरियत है। एक है तबका कि वो जो ये कह रहा है कि इनको शायद रहना चाहिए था, अंदर रह के जो है ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे, क्योंकि उसकी हैयत जुडिशल कमीशन की, जो हमारे जैसे बेताशा लोग कह रहे हैं कि ये एग्जेक्टिव के ताबे हो गई है, उसकी हैयत इस तरह की है कि उसके अंदर जो है हुकूमती अरकान की अक्सरियत है और वो क्लियरली जो है अपनी मर्जी मनमानियाँ हो रही हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि जो है जजेस इस तरीके से लगाए जाएं, जिस तरह ये लाहौर से ला के 3 जजेस हाई कोर्ट में, फिर चीफ जस्टिस भी कई मकाम उनको बना दिया गया है। हाँ, और ये भी कभी नहीं हुआ कि 5 जजेस जो हैं सिटिंग जो है कंफर्म्ड जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके दादरसी के लिए कर रहे हैं। बात ये है कि सारी दुनिया जो है वो जजेस की तरफ देख रही होती है कि ये इंसाफ देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास रोज़ मैं सोचता हूँ जो फैसले लेके आते हैं और जो उम्मीद लगा के बैठते हैं, लोगों का क्या, हमारे जैसे लोगों का, या वो लोग जो है दादरसी के लिए जो अदालतों में जाते हैं ऐसे जजेस के पास, उनका वो क्या सोचते होंगे कि इस जज से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं जो कि आगे अपने आप को इंसाफ नहीं अब दिला सकता, तो मुझे क्या देगा? हमें क्या इंसाफ देगा? तो इससे ओवरऑल अदारे के, अदलिया के इदारे के ऊपर, उसके तशख़्ख़ुस के ऊपर वो आता है। तो अभी तो ये तो सिर्फ एक मामला है जुडिशल कमीशन का कि ये वहाँ पे ये मैं भी ये समझता हूँ कि ये रहते और इतना अरसा जो ये इस दौरान में 46 जज लग गए, तो उस दौरान में ये बता रहे हैं अख्तर हुसैन साहब के ये अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाते रहे हैं, मगर वो अब पब्लिक हुआ है। मगर अब ये था कि ये इनकी जगह पे पीबीसी का एहसन भून साहब को बताया जा रहा है, वो भी पहले इलेक्शन जीतते रहे हैं, बड़े नामी गिरामी वकील हैं, मगर माफ़ कीजिएगा कि हमारा जो ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर जो ख़ास तौर पे जो इलेक्शन जो प्रेसिडेंट साहब जीत गए हैं, ये जो तबका है जो कि आसमा जहांगीर के नाम का वो ग्रुप है, आसमा जहांगीर सारी उम्र जो है वो दलिया के लिए, हमारी कई चीज़ों पे उनसे इख्तलाफ भी होता था, पर बहरहाल उनकी जमहूरियत और दलिया की आज़ादी के लिए बड़ी एक काविश थी। अगर आप मुझे इजाज़त तो ये उनका नाम इस्तेमाल करके जब ये करते हैं तो फिर और तकलीफ होती है। चलिए, अख्तर हुसैन साहब वाला मामला और अदालत के मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वेलकम करूंगी हमारे कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी सलाहुद्दीन साहब, मैं आपका ट्वीट भी देख रहा था जिसमें आपने अख्तर हुसैन साहब के मुस्ताफ़ी होने के मतलब अपने दिए। मैं चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं, आपके मुंह से ही सुनवा देते हैं नाज़रीन को, बजाय इसके मैं आपका ट्वीट पढ़ूं। जी देखें, ये बहुत ही सारे जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, जजेस भी और दीगर जो मेंबरान हैं, उनको ये देखना चाहिए कि अब पाकिस्तान बार काउंसिल के भी जो नुमाइंदे थे जुडिशल कमीशन में, उनकी भी बस हो गई। उन्होंने भी कहा कि ये जिस तरीके से जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो उनका कॉन्शियंस उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो इस जुडिशल कमीशन में कंटिन्यू करें। मैं समझता हूँ कि बेहतर तो शायद ये होता कि डे 1 से रेजिस्टेंस होती, उसमें जिस तरीके से आईनी बेंचेस बनाई गई, जिस तरीके से कोर्ट पैकिंग की गई, मगर ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं और जो अख्तर हुसैन साहब बड़े रिस्पेक्टेड सीनियर लॉयर हैं, ये शायद उनका 6ठा साल है, 3 बार लगातार पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनको नॉमिनेट किया है एज मेंबर जुडिशल कमीशन, और उनका यहाँ मुस्ताफ़ी होना कि ये कहना कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र्स किए गए हैं तो उनका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो उसमें कंटिन्यू करें जुडिशल कमीशन में। तो ये जो जज साहिबान भी जो जुडिशल कमीशन में बैठे हैं, उनको भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि किस हद तक जुडिशरी की जो सबजुगेशन है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है।
जी, मैं आपके ट्वीट में देख रहा था कि एक किस्म का ये अदलिया के तशख़्ख़ुस के ऊपर एक थप्पड़ है कि उनका बहरहाल सिंबॉलिकली इस तरीके से करना। मतलब एक तबका था जो ये कहता था कि ये आप जो समझ रहे हैं आईनी अदालतों पे हैं, बहरहाल जज ही होते हैं, वो आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जेक्टिव के उसके मुताबिक चलेंगे और वहाँ से रेसिस्टेंस आएगी। मगर हमने देखा कि स्वाय सिंध हाई कोर्ट के एक जज के जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि मैं आईनी अदालत का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जनरली एक कैपिचुलेशन कह लें या एक सबमिशन कह लें, हमें जज हजरात की तरफ से वो रेसिस्टेंस मज़ामत नज़र नहीं आई। देखें, जो जुडिशल कमीशन बनाया गया उसमें एक तो आईनी बेंच के सरबराह को उसमें शामिल किया गया और आईनी बेंच के जो सरबराह हैं वो फिर दोबारा हुकूमत ने ही बेसिकली सिलेक्ट किया। दूसरा आप देखें कि रेजिस्टेंस जो है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें तो 4-5 जजेस ने, एक मंसूर अली शाह और अकील अब्बासी साहब ने एक ऑर्डर के थ्रू, उसके बाद 4 जजेस का जिसमें अतहर मिनल्ला साहब, मुनीब अख्तर साहब, शायद आयशा मलिक साहिबा शामिल थी, उन्होंने ख़त भी लिखे हैं। यहाँ सिंध हाई कोर्ट में ये जस्टिस उमर सयाल साहब ने ये आईनी बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जजेस ने बाकायदा पिटिशन फाइल की हुई है। तो ये कहना कि बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं आई, वो मैं समझता हूँ एक्यूरेट नहीं होगा। मगर ये ज़रूर है कि बाकी जज साहिबान को भी सोचना चाहिए, और जिस तरीके से अख्तर हुसैन साहब ने भी बहरहाल जुर्रत का मुजाहरा किया। अब ये अलग बात है कि अब उनके बाद कौन आता है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो बिल्कुल ही हुकूमत की ख्वाहिश पे अगर अंगूठा लगाने के लिए आते हैं। मगर ख़ास तौर पे जज साहिबान को भी जो जुडिशल कमीशन में बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए, और दीगर जो मामलात हैं के 26वीं तरमीम के पिटिशनें जो अभी तक अब 3 से ज़्यादा महीने हो गए हैं, 4 महीना चल रहा है, वो पिटिशन अभी तक चलने का उसका आसपास भी नहीं है। तो इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, नहीं तो हम इदारे में बैठे हुए लोग ही इदारे की बर्बादी के जिम्मेदार रहेंगे। चीफ जस्टिस साहब का ये जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर और उनके पूरी टीम के साथ जो मुलाकात और जिस तरीके से वो फिर तस्वीरें पब्लिक आई, और उसके बाद जो प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की आई कि उसके अंदर उन्होंने सियासी सिक्योरिटी के ऊपर, सियासत के ऊपर, बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के ऊपर और इवन इकोनॉमी के ऊपर हुकूमती प्रेस रिलीज के अंदर जिक्र किया गया, जिसका डिनायल अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। उन मुलाकातों का किए जाना और उसके बाद फिर जो है अपोजिशन के साथ, पीटीआई के साथ भी मुलाकात करना, तो ये क्या मुनासिब कॉन्डक्ट है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये चीफ जस्टिस का कोई काम नहीं है कि वो गवर्नमेंट से नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर या मईशत के ऊपर वो गुफ्तगू कर रहा हो। माजी में चीफ जस्टिस को कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। माजी में तो ऐसा हुआ है कि या रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि आप गवर्नमेंट से इस पे बात करें, या अटॉर्नी जनरल को मद्दू किया जाता है कि ये इश्यूज हैं, ये आप गवर्नमेंट से टेकअप करें। मगर बाकायदा यूजुअली चीफ जस्टिस अवॉइड करते हैं प्राइवेट मीटिंग्स विद गवर्नमेंट हेड्स, क्योंकि उससे एक अंसर आता है कि शायद कोई पार्शियलिटी ना हो। गवर्नमेंट आफ्टर ऑल सबसे बड़ी लिटिगेंट होती है केसेस में, इसलिए माजी में तो कोशिश की गई है कि इस किस्म की निजी मीटिंग्स ना हो।
दूसरी तरफ और मीटिंग्स में भी गवर्नमेंट की तरफ तो कहा है जो सुप्रीम कोर्ट की का प्रेस रिलीज आई थी उसमें तो कहा था कि जुडिशल पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, मगर गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीज आई उसमें तो बाकायदा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। फिर उसके फौरन बाद ऑपोजिशन लीडरान को भी बुलाया गया। वो भी मैं समझता हूं बिल्कुल गैर मामूली बात थी कि ऑपोजिशन लीडर्स से जिनके बहुत सारे मुकदमात आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ऑपोजिशन लीडरान से गुफ्तगू की क्या जरूरत थी? अगर तजावीज ही लेनी थी जुडिशल पॉलिसी मेकिंग पे तो आप एक लेटर भिजवा देते रजिस्ट्रार के जरिए, सारे पार्लियामेंटेरियंस को भिजवा देते या अखबार में शाया कर देते कि जिसको भी कोई तजवीज देनी है जुडिशल पॉलिसी के हवाले से वो खत लिख दे। माजी में हुआ है, जुडिशल कमीशन रूल्स वगैरह जब बन रहे थे तो सबसे इनवाइट किया गया। हमारे लिए, मेरे ख्याल सिर्फ हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए जो पीका का कानून आया है उस पे हर एक के खदशात हैं। और एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हालांकि वहाँ पे डिवाइडेड सा एक पैनल है, मगर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की, हालांकि वो हमायत करते हैं, मगर उन्होंने जर्नलिस्टों के डेलीगेशन से मुलाकात की और उनका जो रेजोल्यूशंस आए हैं उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी मजम्मत भी की है। उन्होंने जिक्र किया है कि ये आर्टिकल 19 के भी वो ख़िलाफ़ है, फिर ये आर्टिकल 4, 9, 10A, और ये मोर और लेस जो सिविल सोसाइटी या हमारे मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस कह रही थी उनके साथ एग्री किया है। ये तो है अच्छी खबर। मगर बुरी खबर ये है कि इस्लामाबाद बार का सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं, ये अपील दायर की गई है कि सिंध के अंदर जो है ये मुकदमा आईनी अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और आईनी अदालत का अभी तक के कॉन्डक्ट देखते हुए कोई उम्मीद नहीं लगती कि वहाँ से कोई अच्छी खबर आएगी। देखें, जो वैसे तो हर अकल व फहम रखने वाले शख्स को ये जो पीका तरामीम है उसको कंडेम करना चाहिए। ये वैसे मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है और शायद ये मीडिया की, आप लोगों की ताकत है जो कि सुप्रीम कोर्ट का बार का इस इशू पे बहरहाल एक स्टांस सही आ गया, क्योंकि आपने देखा है चाहे 26वीं तरमीम हो या सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल्स हो, इन तमाम मामलात या ये अभी जजेस के ट्रांसफर के मामलात हों, तो सुप्रीम कोर्ट बार ने तो 100% जो हुकूमती लाइन है उसमें जो लॉ मिनिस्ट्री से या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से जो प्रेस रिलीज आती है उसकी कॉमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट बार से वही प्रेस रिलीज एक दिन बाद शाया हो जाती है। बहरहाल अच्छी बात है, इस इशू पे उन्होंने सही मौकफ अपनाया है। जहां तक मुकदमात की बात है, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पिटिशन फाइल हुई थी तो ये हुकूमत को 2 हफ्ते दिए थे जवाब देने के लिए, उसके बाद मुकदमे को 2 महीने तक मुलतवी कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि सिंध हाई कोर्ट में भी इसका कोई ज्यादा मुख्तलिफ हाल होगा। बात यह है कि जब आप कोई कानून चैलेंज करने जाते हैं, हुकूमत के खिलाफ जा रहे होते हैं और हुकूमत ही आपको एक बेंच बना के देती है कि ये जज साहिबान आपके केस सुनेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सेंसिबल लिटिगेंट कोई बहुत ज्यादा उम्मीद या तवक्को लगा के बैठेगा। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो मैक्सिम है कि इंसाफ होना नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, यहाँ कोशिश भी नहीं की जाती कि नजर आए इंसाफ हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जरा बार इलेक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं आमिर साहब, आपकी इजाजत से। हमारे अगले मेहमान भी, मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारीफ करा देती हूँ। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंसूर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जी भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। बार के इलेक्शंस में हम देख रहे थे कि लाहौर से तो पहले की तरह जो है आपका ग्रुप स्वीप कर गया है, तीसरी दफ़ा गालबन। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सदर जो है वो अब आपका आ गया है, तो क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर के बाद एक ये तासुर बन गया था कि बड़ा एक एम्बिवलेंट और एक वहाँ पे भी एक तकसीम चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे मुझसे राय मांगी है। देखिए, पिछले साल जब मैं इलेक्शन में आया और इलेक्ट हुआ तो उस वक्त पूरे पंजाब में और बिलखसूस पूरे पाकिस्तान में कोई खास हमारे ग्रुप को नुमाइंदगी नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स में हम पीछे रह गए थे, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया। हमने ये पूरा साल वकला की एजुकेट किया है, पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपने मौक़िफ़ की हमायत की खातिर केसेस दायर किए। और 26वीं आईनी तरमीम का मजम्मत का जो मामला था 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट बार से शुरू किया, जिसकी तकलीद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, पेशावर हाई कोर्ट बार, कराची बार और इस तरह पूरे मुल्क में जो बड़े इदारे थे उन्होंने हमारा साथ दिया। तो उससे नतीजा ये हुआ कि अब जब ये डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन हुए जनवरी में, ऑल ओवर 70% रिवाइवल हुई हमारे ग्रुप की पूरे पंजाब में। और आज आपने देखा कि हाई कोर्ट के इलेक्शन में हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट भी हमारा आ गया, पिंडी हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट भी हमारा आ गया, लाहौर हाई कोर्ट को भी मैंने रिप्लेस किया तो मलिक आसिफ रिजवाना साहब आए हैं। इसी तरह आपके इल्म में है कि कराची के हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट भी। तो बेसिकली इस वक्त वकला जो हैं वो आईनी तरमीम के खिलाफ हैं और अवामी हकूक और अदलिया के हकूक पे जो गसब किया गया है, इस बयानियों को सब ने तस्लीम किया है। और जो हुकूमती चंद नाकबत अंदेश वकला हैं जिनके ज़ाती मुफादात हैं, उनका मौक़िफ़ रिजेक्ट हो गया है। तो इंशाअल्लाह अवामी हमायत से जो अवाम ये तवक्को रख रही थी कि 2007 वाली मुहिम नहीं बनी, अब वो बनेगी, क्योंकि अब हर जगह वकला अपने अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड कर गए हैं। अब ये सोशल सोसाइटी का वक्त है कि वो साथ हाथ मिलाए। तो इंशाल्लाह वतन अजीज में मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा था बट साहब, मैं एक चीज समझना चाह रहा था कि हमारे जो साफियों की तंजीमें होती हैं उसके अंदर सियासी पार्टियां इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो आपके यहाँ क्योंकि वकला के अंदर ये थोड़ी सी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सियासी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो ये क्या अदलिया के मसाइल के हवाले से उसकी जीत तसव्वुर की जाए या पीटीआई की ग्रुप की जीत तसव्वुर की जाए? मैं गुजारिश करूं कि वकला की कोई सियासी पार्टी नहीं होती। वकला जब बाहर में होते हैं तो उनकी एक ही सियासी पार्टी है, उसका नाम है काला कोट। और हमारा मौक़िफ़ जो है, मोटो है, वो आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है और मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। बाकी जो वकला की सियासी वाबस्तगी होती है वो बाहर से बाहर होती है। अब मामला चूंकि हमारे उन चंद आकम नाअंदेश लोगों ने, चंद वकला ने ज़ाती मुफाद की खातिर नून लीग को ज्वाइन किया और उन जगह जगह उन्होंने अदालती हाथों में उनको वो किया, उससे गलत तासुर गया। अब चाहे पीटीआई हो या नून लीग हो, बाहर में वही जीतेगा जो लॉयर की वेलफेयर की बात करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा। तो अभी भी मैं खुद, अब देखें, मेरा पॉलिटिकली तल्लक है जमात इस्लामी से, लेकिन मुझे पीटीआई ने भी वोट दिए, मुझे आईएलएफ ने भी वोट दिया, मुझे पीएलएफ ने भी वोट दिया, मुझे सब ने वोट दिया, क्योंकि वकला के अंदर आगे पार्टीबाजी नहीं होती। वैसे भट्ट साहब, काश के मैं आपकी बात मान सकता। इस्लामाबाद बार जो बार काउंसिल के जो लास्ट इलेक्शन हुए वो बिल्कुल, और जिस तरीके से वो 26वीं आईनी तरमीम के जो हुकूमत की प्रेस रिलीज आती है और उनकी प्रेस रिलीज में कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ आज एक थोड़ी सी सरप्राइज आई है कि पीका की उन्होंने मुखालफत की है, जिससे हम बड़े खुश हैं। देखिए, ये तो पीका एक्ट वाला जो मामला है वो भी आपने देखा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के साथ साथ जर्नलिज्म के ऊपर भी अपना दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन तमाम वकला इस बात में मुत्तफिक है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो। हम पीका के कानून में तरमीम की सख्त मजम्मत करते हैं। नहीं, वो बिल्कुल, वो तो आप बहुत अच्छा, मगर ये सिर्फ साफियों का मसला नहीं है, ये आज़ादी इजहार या आम सिटीजन्स की आज़ादी का भी बेसिक जो बुनियादी हकूक़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी भी है। मगर बहरहाल अभी भी एक तकसीम तो है सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी प्रेसिडेंट और जो है सेक्रेटरी साहब के अलावा जो है वो तकरीबन गवर्नमेंट वो है। यहाँ भी जो इस्लामाबाद में भी सदर के अलावा जो बाकी उनके 4 लोग जीते हैं वो आज़म तारड़ ग्रुप के ला रहा है। तो वो तकसीम तो बहरहाल सियासी बुनियादों पे है। इंशाल्लाह देखेंगे मेरे भाई, आप देखेंगे इंशाल्लाह ये आने वाला सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जबरदस्त किस्म का होगा और यहाँ भी चेंज आएगी इंशाल्लाह। पूरे वकला बरादरी इस पॉइंट पे मुत्तफिक है, चाहे जो भी मामला हो, कि हम 26वीं आईनी तरमीम में जो जुल्म किया इन्होंने जुडिशरी के साथ, जो जुल्म किया अवामी हकूक के साथ, उसको वकला रिजेक्ट करते हैं। और इसी बात को देखिए, ये बयानिया सब ने एक्सेप्ट किया है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी अगला सदर जो है वो मखसूस ग्रुप का नहीं होगा, आपका अपना बंदा होगा जो अवाम की आवाज़ बोलेगा, जो अवाम के साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह।
शायद ये फिर ये जो आज पीका के मजम्मत जो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से आई है, तो ये क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इसी वकला के प्रेशर से और ये सिविल सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उनके यहाँ भी ये सोच में तब्दीली आई है? सर देखिए, ये प्रेशर नहीं होता, ये असल में बयानिए की कामयाबी है। बयानिए की कामयाबी ये है कि हम इस बात में कामयाब हो गए वकला के, हमने सबको बता दिया और गवर्नमेंट ने उसी तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो मकासद हासिल करने थे कि हर बोलने वाली आवाज़ को बंद करने की कोशिश की है, वो रिजल्ट साबित हो गया। अब लोग इस बात पे कन्विंस हैं, चाहे वो नून लीग के भी हैं, चाहे वो पीटीआई के भी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के, दे आर नॉट विद देम। अब वो इंशाल्लाह इस अवामी दायरे में शरीक होंगे जो वकला ने शुरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया असद मंसूर भट्ट साहब हमारे लिए वक्त निकालने का। साहब अभी मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारे साथ क्रिकेट के ऊपर मजीद गुफ्तगू करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट है मिर्जा इकबाल बेग साहब, वो भी मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। क्रिकेट पर एक मरतबा फिर से हम बात करने जा रहे हैं और इस मरतबा ज्यादा मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब जरा क्रिकेट और सर्जरी पे मिर्जा इकबाल बेग साहब का तारुफ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर में नहीं, हम जवानी से इनके तबसरे सुनते आ रहे हैं। मैं अपना मिर्जा साहब नोहा पढ़ चुका, मेरी समझ एक आम पाकिस्तानी जैसी है क्रिकेट की, जरा हमें समझाएं कि ये जो हजीमत बर्दाश्त करनी पड़ी है ये क्या हुआ है हमारे साथ? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और सरवत आपका भी बहुत शुक्रिया। दरअसल कल ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब हारी थी तो कल ही शाम गरीबा मुनक्किद हो गई थी, और आज जो है उसके कॉफिन में आखिरी की छुट्टी है, ने बांग्लादेश को हरा दिया तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से आउट हो गए। तो अब आप देखें कि जो क्रिकेट की दिगरदू सूरत हाल है आमिर साहब, उस सूरत हाल का अगर आप जायजा लें तो पाकिस्तान क्रिकेट बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। वो क्या अवामिल है जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को ये दिन देखना पड़ रहा है? दरअसल यहाँ पर गैर जो इनकॉम्पिटेंट लोग, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, वो नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर लें, सिलेक्शन कमेटी में ऐसे अफराद शामिल किए गए हैं। अब मुझे बताएं, अलीम डार दुनिया के बेहतरीन अंपायर्स में से एक थे, कहीं आपने सुना है कि दुनिया में किसी मुल्क का कोई अच्छा अंपायर उसका सिलेक्टर बन गया हो? अलीम डार साहब को इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में रख लिया। इसी तरीके से आपने देखा है दुनिया में डाटा एनालिस्ट जो है वो हेल्प आउट करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन यहाँ डाटा एनालिस्ट को एज अ सिलेक्टर रख लिया गया और उसको भी पैसे मिल रहे हैं। इन सबको तनख्वाहें मिल रही है लाखों रुपए महाना। और आकिब जावेद हैं इस सिलेक्शन कमेटी में, अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान रहे, उसके अलावा असद शफीक, इन सबको मिलाकर आखिर इनको इतना नजर नहीं आता। एक आम बच्चे को भी पता था आमिर साहब के इस तरह की विकेट्स पर एक स्पिनर से काम नहीं चलेगा। हर टीम ने किसी ने 3, किसी ने 4, इवन इंडिया ने तो 5 स्पिनर्स अपने 15 रुपये स्क्वाड में शामिल किए। आपने एक स्पिनर शामिल कर लिया, आपने एक ओपनर शामिल कर लिया। दरअसल टीम का इंतखाब जो है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर हुआ, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान अपने मनपसंद खिलाड़ी को लाना चाहते थे, एक आध क्रिकेटर जो है वो सियासी असर रसूख की वजह से पाकिस्तानी टीम में शामिल हो गए। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ गई कि क्रिकेट की बेहतरी के बजाय क्रिकेट की तनज़ुली हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? दरअसल जो पीसीबी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है, मान लिया उनको क्रिकेट के बारे में नहीं पता, वो दूसरों पर रिलाय कर रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के जो मुशीर है वो क्या कर रहे हैं? अभी आप देखेंगे किसी ने नकवी साहब को मशवरा दे दिया कि आप जो है वो एक कैंप लगा दें कि हार्ड हिटिंग बैट्समैनों के लिए आप एक कैंप लगा दें कि जिससे छक्के मारना सीखें। अब वो अब्दुल रज़ाक को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। डोमेस्टिक सीजन के दौरान इन्होंने एक ऐसा कैंप लगा दिया कि जिस कैंप की बदौलत जो है खिलाड़ियों को बजाय फायदे के नुकसान ही हुआ, क्योंकि बाद खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बजाय वो चले गए जनाब अली वहां उसमें कैंप में। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मसाइल है। अब वक्त आ गया है, आपका कप्तान जो है वो जिम्मेदारी करने के बजाय अल्लाह पे छोड़ देता है। अल्लाह भी कहता है कि भाई मेहनत करोगे तो उसका सिला दूंगा। तो क्या क्या बताऊं, वक्त मुख्तसर है, कभी आपके साथ तफसीली प्रोग्राम करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की तनज़ुली की वजूहात क्या है, कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार। एक तो
सियासी जो मदाखलत है कि सियासी बुनियादों पर अगर चेयरमैन का तकर्रुर होगा, इन चेयरमैन के अलावा भी मैं बात करूं कि नजम शेट्टी साहब नवाज शरीफ साहब की वजह से आए, ज़का अशरफ साहब पीपल्स पार्टी से कनेक्शन की वजह से, फिर उसके बाद जो थे आपके एहसान मानी, रवीद राजा, इमरान खान के कनेक्शन की वजह से आए। तो सारे लोगों का अगर सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होगा तो फिर वो गैर जागीरदार कैसे रह सकेंगे? आमिर साहब, आप तो इतने अरसे से इस जर्नलिज्म की फील्ड में आपने एक उम्र गुजार दी है, धूप में बालू से बैठ किया आपने, आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट किधर जाएगी अगर आपकी मुदाखलत होती रहेगी? मैं तो सियासत की सियासत समझता हूँ, ये मुझे लगता है क्रिकेट में ज्यादा सियासत होती है, सो मुझे भी इसी तरफ लग जाना चाहिए। 2 मिनट आमिर साहब। बिल्कुल आप इसी तरफ लग जाएं, क्योंकि इसमें जॉय ट्रिप्स भी हैं लोगों के, इसमें लोगों को बहुत सारी चीजें, आपने एक देखा होगा मारूफ एंकर जो है वो आपको दुबई में नजर आते होंगे, कभी वो किसी के साथ तस्वीर लगाते हैं, वो भी जाते हैं जॉय ट्रिप पर, वो अपने खर्चे पर तो नहीं जाते। तो क्रिकेट में पैसा बहुत है आमिर साहब, बस सिर्फ नजर करम की जरूरत है। जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हो, अगर उसकी नजर करम आप पर हो जाए तो आदमी कहाँ से कहाँ चला जाए। बस ये मुझे दुनिया भर में ये होता है कि इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस की एक नहीं है, कोई 7वें के करीब जो है चैंपियनशिप है, टूर्नामेंट है जो हम हार रहे हैं, मगर कहीं नहीं सुना है किसी ने रिजाइन किया हो या कोई शर्मिंदा हो वो कहे जी बस मैं घर चला जाता हूँ। सर ये पाकिस्तान है, लोगों में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि इस तरह की चीजों की जिम्मेदारियां कबूल करें। हमारे यहाँ तो निकाला जाता है, इस्तीफा नहीं दिया जाता। अब देखें क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में। आज बांग्लादेश को हरा दिया न्यूजीलैंड ने, और पाकिस्तान जो है 2 मैच के बाद ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। तो बहरहाल वो हम यही कि ये भी बड़ा रेयरली होता है कि होस्ट कंट्री जो है पहली स्टेज में ही जो है वो खुद बाहर हो जाए, और चंद खुशियां जो होती हैं क्रिकेट के जरिए उम्मीद लगा के बैठे होते हैं शायद मिल जाए, तो शायद हमारी किस्मत में ये खुशियां नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपके वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच मिर्जा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।